तो आज से नया चैप्टर चालू करते हैं, सर्कुलेशन। ठीक है, अपना एनिमल किंगडम तो खत्म कर दिया पहले, और अभी अपन ने रेगुलर क्लास में ब्रीदिंग खत्म कर दिया था। उसके बाद अपना सर्कुलेशन चालू होने वाला था, लेकिन तभी ये लॉकडाउन हो गया। सर्कुलेशन का इफ यू रिमेंबर अपना सिर्फ एक क्लास हुआ था, जिसमें मैंने कुछ टर्मिनोलॉजीज तुमको बस याद रखने के लिए बताई थी। तो फटाफट रिवाइज कर लेते हैं और एक जनरल व्यू हार्ट का देख लेते हैं। ठीक है, कौन सी टर्मिनोलॉजीज बताई थी मैंने याद रखने के लिए। इतनी टर्मिनोलॉजीज अगर याद कर ली ना, देखो सर्कुलेशन चैप्टर जो है उसमें 2 पार्ट्स है। द सर्कुलेशन चैप्टर इंक्लूड्स 2 पार्ट्स। एक है ब्लड, इसमें ब्लड ग्रुपिंग, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये सब चीजें आती है। और दूसरा है हार्ट। ठीक है, तो ब्लड का तो काफी सारा चीज अपन ने इम्यून सिस्टम में भी देखा हुआ है। ठीक है, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में भी देखा हुआ है। तो मैक्सिमम ब्लड वाला पोर्शन अपना ऑलरेडी कवर्ड है। ठीक है, बचता है अपने पास बस हार्ट। तो हार्ट में जो मैं टर्मिनोलॉजीज बता रहा हूँ, ये अगर याद हो गई तुमको, मतलब याद तो क्या, लॉजिकली है वो, कुछ रट्टा तो मारना नहीं है, उतना बस याद रखना है। उतना तुमने अगर याद रख लिया तो ये हार्ट वाला पार्ट एकदम फालतू है, एकदम ईजी है, कुछ भी उसमें मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहला अपने पास क्या था, सबसे पहला था अपने पास एट्रिया। एट्रिया का सिंगुलर रहेगा एट्रियम। ये क्या रहेंगे, ये कलेक्टिंग चेम्बर्स रहेंगे, मतलब ये ब्लड को कलेक्ट करेंगे। ठीक है, फिर दूसरा था अपने पास वेंट्रिकल्स। वेंट्रिकल्स क्या रहेंगे, तो वेंट्रिकल्स पंपिंग चेम्बर्स रहेंगे। वेंट्रिकल्स ब्लड को पंप करेंगे। कहाँ पंप करेंगे, क्या क्या पंप करेंगे, वो सब टेंशन अभी अपने को नहीं लेना है। ये सब तुम्हारे पास लिखा हुआ होगा भी शायद, लेकिन इनकेस नहीं लिखा होगा, मेरे को याद नहीं वेदर यू हैड रिटन दैट डाउन और नॉट, और हो सकता है उस दिन कोई एब्सेंट हो, कुछ हो, इसलिए मैं फिर से एक बार ये बता रहा हूँ सब। ठीक है, इंट्रोडक्शन। फिर उसके बाद आर्टरीज। आर्टरीज का क्या है, ए फॉर आर्टरीज, ए फॉर अवे। तो जो ब्लड वेसल्स ब्लड को अवे फ्रॉम हार्ट ले जाएगी उसको हम बोलेंगे आर्टरीज। वो वाला डेफिनेशन स्क्रैप कर दो, वो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड वाला, ये याद रखो। जो अवे फ्रॉम हार्ट ले जाएगी ब्लड वेसल्स, वो उन ब्लड वेसल्स को बोलेंगे आर्टरीज। वैसे ही वेन्स टूवर्ड्स द हार्ट, जो ब्लड वेसल्स टूवर्ड्स द हार्ट ले जाएगी ब्लड को, उसको अपन बोलेंगे वेन्स। ठीक है, फिर सिस्टमिक सर्कुलेशन। सिस्टमिक सर्कुलेशन का मतलब क्या है, तो सिस्टमिक सर्कुलेशन मतलब है सर्कुलेशन बिटवीन हार्ट एंड टिश्यूज। सर्कुलेशन बिटवीन हार्ट एंड टिश्यूज। ठीक है, और एक है दैट इज पल्मनरी सर्कुलेशन। पल्मनरी सर्कुलेशन मतलब सर्कुलेशन बिटवीन हार्ट एंड लंग्स। ठीक है, बस ये टर्मिनोलॉजीज अच्छे से लिख लो अपने कॉपी में और इनको बस ध्यान में रखो। बाकी हार्ट में अपने को कुछ भी याद रखने लायक नहीं है, एकदम इजी कंसेप्ट है हार्ट, कुछ भी उसमें डिफिकल्ट नहीं है, एकदम ही सिंपल कंसेप्ट है। ठीक है, बस इतने टर्मिनोलॉजीज के दम पे सब हो जाएगा। एट्रिया कलेक्टिंग चैम्बर्स, वेंट्रिकल पंपिंग चैम्बर्स, आर्टरीज वो ब्लड वेसल्स, दीज आर ब्लड वेसल्स। लेकिन जो ब्लड वेसल्स ब्लड को अवे फ्रॉम द हार्ट ले जाएगी वो आर्टरीज। ए फॉर आर्टरीज, ए फॉर अवे, सिंपल है। एंड PQRS TUVW है ना, तो TUV जो टूवर्ड्स द हार्ट ले जाएंगे वो वेन्स। ठीक है, सिस्टमिक सर्कुलेशन जो भी सिस्टम्स है अपने याद रखना बहुत इजी है। डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी छोड़ो, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सीटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, न्यूरल सिस्टम, जो भी सिस्टम्स है, ऑर्गन सिस्टम्स, उनको जो उनके बीच में और हार्ट के बीच में जो सर्कुलेशन होगा वो सिस्टमिक सर्कुलेशन। सिस्टमैटिक नहीं है, सिस्टमैटिक नहीं, सिस्टमिक। डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ऐसा सिस्टम। और पल्मोनरी इज द एडजेक्टिव ऑफ लंग्स।
तो हार्ट और लंग्स के बीच में जो सर्कुलेशन होगा उसको अपन बोलेंगे पल्मोनरी सर्कुलेशन। सिंपल चीज़ है एकदम, कुछ भी मुश्किल नहीं है इसमें, ठीक है। फिर उसके बाद एक चीज़ अपने को याद रखनी है कि लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट इज फॉर ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, एंड राइट साइड ऑफ हार्ट इज फॉर deoxygenated blood. Left side of heart is for oxygenated blood and right side of heart is for deoxygenated blood. बस इतना अपने कॉपी में लिख लो, चैप्टर इज ओवर, ठीक है। चैप्टर खत्म हो गया, मतलब ये वाला पोर्शन छोड़ दो, ये वाला जो पोर्शन है चैप्टर का वो खत्म हो गया। इसके अलावा इस चैप्टर में और कुछ भी नहीं है, एक्सट्रीमली इजी ऐसा चैप्टर है, ठीक है। तो इतने दम पे अपन अभी एक क्या कहते हैं उसको, ऐसे ब्लॉक डायग्राम टाइप, ठीक है, मतलब नॉट साइंटिफिकली एक्यूरेट बट ऐसा स्कीमेटिक डायग्राम जिसको बोलते हैं, वैसा अभी अपन एक हार्ट का स्कीमेटिक डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। ये 8 टर्मिनोलॉजीज के दम पे। तो अब एक चीज याद रखना सबसे पहले कि हार्ट का काम क्या है। तो हार्ट को पहले छोड़ दो, लेट अस फॉरगेट अबाउट द हार्ट, लेट अस फर्स्ट डिस्कस अबाउट लंग्स एंड टिश्यूज की होता क्या है। देखो अभी हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन, एक्चुअली हम ऑक्सीजन नहीं लेते हैं एटमॉस्फेयर से, हम एयर लेते हैं, लेकिन उस एयर में से ऑक्सीजन एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है, बिकॉज पता है तुमको, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल वाली रीजन के कारण। ऊपर से ब्लड में जो हीमोग्लोबिन रहता है उसकी एफिनिटी है ऑक्सीजन के लिए, अट्रैक्शन है ऑक्सीजन के लिए, तो ऑक्सीजन उस पर अटैच हो जाता है। तो इसलिए भी जो एयर अपन ने एटमॉस्फेयर से ब्रीथ किया उसमें से ऑक्सीजन सेपरेट हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ ऑक्सीजन ही ब्लड स्ट्रीम में जाता है, नाइट्रोजन भी ब्लड स्ट्रीम में जाता है ना। इसीलिए इफ यू रिमेम्बर फ्रॉम द चैप्टर ऑफ ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, इसीलिए अपना जो ऑक्सीजन टैंक रहता है स्कूबा डाइविंग वाला, उसमें सिर्फ प्योर ऑक्सीजन नहीं रहता है, उसमें उसमें नाइट्रोजन भी रहता है, बराबर। और इसीलिए वो फिर याद होगा तुमको वो नाइट्रोजन बबल्स वाला प्रॉब्लम जो मैंने कहानी भी बताई थी और एक्सप्लेनेशन भी दिया था उसका रीजन कि वैसा क्यों होता है, कि वो हाई प्रेशर के कारण नाइट्रोजन ब्लड में एंटर कर जाता है। उतने ज्यादा प्रेशर में नॉर्मल कंडीशन में नाइट्रोजन ब्लड में एंटर नहीं करता है ना, लेकिन जब अपन डीप इनसाइड द वाटर रहते हैं तो नाइट्रोजन का अमाउंट भी ज्यादा जाता है ब्लड में ऑक्सीजन टैंक में से, और प्रेशर भी ज्यादा रहता है, बराबर है। इसलिए नाइट्रोजन बबल और नाइट्रोजन नार्कोसिस ऐसी 2 चीजें बताई थी, तो वो सब चीजें। तो मुद्दा मेरा ये है कि सिर्फ ऑक्सीजन, वो सब अपने को अभी रिवाइज नहीं करना है, मेरा मुद्दा ये है कि सिर्फ ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर से ब्लड में जाता है ऐसा नहीं है, बाकी गैसेस भी जाते हैं, लेकिन मतलब अपने को ऑक्सीजन से और सबसे ज्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन ही जाता है, इसलिए मैं सिर्फ ऑक्सीजन बोल रहा हूँ, ठीक है। लेकिन वी आर वेरी वेल अवेयर कि सिर्फ ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर से हम एब्जॉर्ब नहीं करते हैं, हम पूरी की पूरी एयर ही एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। तो ऑक्सीजन फ्रॉम एटमॉस्फेयर कहाँ पे जाएगा, लंग्स में जाएगा, बराबर है। ऑक्सीजन फ्रॉम एटमॉस्फेयर जाएगा लंग्स में, लंग्स से ये जाएगा टिश्यूज में, लंग्स से ये जाएगा टिश्यूज में। टिश्यूज क्या करेंगे, टिश्यूज के पास जो ग्लूकोज है, टिश्यूज के पास जो ग्लूकोज है मतलब C6H12O6, उसको ये जो ऑक्सीजन आया एटमॉस्फेयर से उसके साथ रिएक्ट करवाएंगे और उसके कारण क्या हो जाएगा, 6CO2 बनेगा, 6H2O बनेगा। लेकिन एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को जब 6 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट कर दिया जाता है, 6 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, एटम्स नहीं, ऑक्सीजन के एटम्स 12 है, मॉलिक्यूल्स 6 है, तो बनते हैं 38 ATPs। एंड ATP क्या है, अरे यार ये जूम आउट क्यों हो रहा है, वेट अ सेकंड।
और एटीपीज क्या है, एटीपी अपनी एनर्जी करेंसी। तो ये जो एटीपीज बनते हैं इसी से फिर अपनी सब एक्टिविटीज हम करते हैं, वॉकिंग, रनिंग, स्लीपिंग, स्लीपिंग के लिए भी एनर्जी लगती है ना, ठीक है, थिंकिंग, स्टडीइंग, वॉचिंग टीवी, प्लेइंग मोबाइल गेम्स, है ना, जो भी अपन लॉकडाउन में कर रहे हैं, तो वो सब करने के लिए अपने को एनर्जी जो है वो कहाँ से मिलेगी, एटीपी से मिलेगी। तो एटीपी कब बनेगी, जब ग्लूकोज को हम 6 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट कराएंगे। तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स आएंगे कहाँ से, तो लंग्स में, एटमॉस्फेयर से आएंगे और फिर लंग्स से पूरे टिश्यूज के पास जाएंगे, ठीक है। तो ऑक्सीजन गया टिश्यूज में और टिश्यूज ने क्या तैयार किया, CO2 और H2O। तो H2O को खैर थोड़ी देर के लिए इस चैप्टर में मैं इग्नोर ही करता हूँ, अपन कंसिडर करते हैं सिर्फ CO2 को। अब ये CO2 तैयार हो गया, ये इसका नेचर है एसिडिक, ठीक है, और ये यूजफुल है अपने लिए, नो डाउट। ब्लड में CO2 बफर की तरह एक्ट करता है, मतलब ब्लड के pH को चेंज होने से रेजिस्ट करता है। तो CO2 डेफिनेटली अपने काम की चीज है। CO2 अपना दोस्त है, वो कोई अपना दुश्मन नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी आई सजेस्ट क्या बोल रहा हूँ, मतलब फिर भी CO2 अपने को बॉडी में स्टोर नहीं करके रखना है पूरा का पूरा। जो CO2 अपन ने बनाया उसको अपने को बाहर फेंकना जरूरी है, बराबर है। तो ये टिश्यूज क्या करेंगे, लंग्स में से ऑक्सीजन टिश्यूज के पास आया, अब टिश्यूज क्या करेंगे, CO2 को लंग्स में भेजेंगे, और CO2 जो लंग्स में गया वो CO2 एटमॉस्फेयर में चले जाएगा, CO2 इन एटमॉस्फेयर, CO2 को फेंक देंगे अपन बाहर। ऐसा ही प्लांट्स भी करते हैं, प्लांट्स में भी रेस्पिरेशन होता है। हाँ, ऐसा नहीं सोचना कि उसमें फोटोसिंथेसिस होता है तो रेस्पिरेशन नहीं होता है, ऐसा नहीं सोचना। रादर रेस्पिरेशन नाम का जो चैप्टर है, कौन सा रेस्पिरेशन, ये वाला रेस्पिरेशन, सेल्यूलर रेस्पिरेशन बोलते हैं इसको, उस चैप्टर का नाम ही एनसीईआरटी में रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, ठीक है। प्लांट्स में भी होगा, एनिमल्स में भी होगा, सभी एरोबिक रेस्पिरेशन करने वालों में ये चीज होती है कि ऑक्सीजन को C6H12O6 के साथ रिएक्ट करवा के 6CO2 बना दो, 6CO2 बाहर फेंक दो। अभी प्लांट्स में क्या है कि प्लांट्स में डिफ्यूज होकर CO2 बाहर चले जाता है, स्टोमेटा के थ्रू वगैरह, ठीक है, लेंटिसेल्स के थ्रू, जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू। लोअर ऑर्गेनिज्म जो है उनमें भी डिफ्यूज होकर बाहर चले जाता है। लेकिन अपनी बॉडी बहुत कॉम्प्लेक्स है और अपने बॉडी में अंदर भी बहुत सेल्स है, स्टमक में, इंटेस्टाइन में, बोन के अंदर सेल्स है ना, ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोसाइट्स, ऑस्टियोक्लास्ट, कार्टिलेज के अंदर सेल्स है, क्रेनियम के अंदर जो ब्रेन है उसके अंदर सेल्स है, ठीक है। तो डीप इनसाइड सेल्स सिचुएटेड है अपने बॉडी में। तो उन्होंने जो CO2 बनाया वो सीधा डिफ्यूज होकर एटमॉस्फेयर में नहीं जा सकता, या डिफ्यूज होकर सीधा ऑक्सीजन भी उन तक नहीं पहुंच सकता, क्योंकि अपनी जो बॉडी है वो एक पेड़ के कंपैरिजन में या कॉकरोच के कंपैरिजन में ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। इसलिए हमारे पास प्रॉपर एक सर्कुलेटरी सिस्टम रहना जरूरी है, जो लंग्स ने जो O2 खींचा है उसको टिश्यूज तक पहुंचाए और फिर टिश्यूज ने जो CO2 बनाया है उसको प्रॉपर लंग्स के पास ले जाए ताकि लंग्स उसको बाहर फेंक सके, ठीक है। तो ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम है इसमें दो चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है, एक है हार्ट और दूसरा है उसके ब्लड वेसल्स, ठीक है। तो होता क्या है अपने पास, हार्ट करता क्या है, लेट अस सी। बस इसमें ये जो अपन ने 8 टर्मिनोलॉजीज लिखी है ना, इनमें बस एक चीज और, 2 चीजें और बता देता हूं। आर्टरीज जो है, आर्टरीज ये ब्रांच आउट होगी, ब्रांच आउट, ठीक है, एज आर्टेरियोल्स, समझ में आ रहा है। और फिर आर्टेरियोल्स जो है वो और फर्दर ब्रांच आउट होंगे एज कैपिलरीज, ठीक है। तो ए फॉर आर्टरीज, ए फॉर अवे फ्रॉम द हार्ट। तो आर्टरीज जो है वो ब्लड को अवे फ्रॉम द हार्ट ले जा रही है, ठीक है। अब देखो यार, एक कॉमन सेंस की तुम बात सोचो, हार्ट है पंपिंग ऑर्गन, ठीक है। हार्ट की अपने को जरूरत क्यों है बेसिकली, जब अपने पास इतना अच्छा सिस्टम है, लंग्स ऑक्सीजन को लेगा, टिश्यूज को पहुंचाएगा, टिश्यूज जो CO2 बनाएंगे सेलुलर रेस्पिरेशन से, उस CO2 को लंग्स के पास भेजा जाएगा, लंग्स उस CO2 को बाहर फेंक देंगे। इतना अच्छा सिस्टम है ना। इसमें हार्ट की अपने को जरूरत क्या है, हार्ट की जरूरत यह है अपने को कि जैसे अपन ने ब्रीद इन करके ऑक्सीजन अंदर खींचा,
अपने लंग्स में ऑक्सीजन आ गया, फाइन, नो प्रॉब्लम इन दैट, ऑक्सीजन आ गया। अब ये ऑक्सीजन को अगर अपन ने ब्लड में डाल दिया तो ब्लड के थ्रू वो ऑक्सीजन उन टिश्यूज के पास तो आराम से पहुंच जाएगा जो लंग्स के नीचे है, ठीक है, लंग्स के नीचे, जैसे स्टमक, इंटेस्टाइन, ठीक है, लिवर, किडनी, स्प्लीन, टेस्टिस, ओवरी, इवन अपने हाइंड लिम्स मतलब लेग्स, ठीक है। तो यहाँ पर तो ग्रेविटी के कारण ही ब्लड पहुंच जाएगा। स्लो पहुंचेगा थोड़ा, हार्ट तो एकदम फास्ट पंप करता है तो ब्लड बहुत फास्ट पहुंचता है, उतना फास्ट नहीं पहुंच पाएगा ग्रेविटी के दम पे, थोड़ा स्पीड उसकी स्लो हो जाएगी, फाइन, एक्सेप्टेबल। लेकिन ऐसा नहीं है कि पहुंच ही नहीं पाएगा, पहुंच तो जाएगा, है ना। लेकिन लंग्स अपनी जो थोरैक्स में सिचुएटेड है उसके ऊपर का जो पोर्शन है, थोरैक्स के ऊपर का, मतलब फेरिंग्स, ठीक है, टंग, ओरल कैविटी, आईज, ईयर्स, कुछ लोगों में ब्रेन, है ना। तो ये सब जो ऑर्गन्स है, ये सब ऑर्गन्स को ऑक्सीजन कैसे पहुंचेगा? क्योंकि वो तो ग्रेविटी के अगेंस्ट जाना पड़ेगा, लंग्स के ऊपर चढ़ना पड़ेगा। तो अगर अपने पास हार्ट रहता ही नहीं, अपने पास सिर्फ ब्लड वेसल्स का एक सिस्टम रहता, तो भी लंग्स के नीचे जो ऑर्गन है उन तक मतलब तकलीफ ही होती है। ऑफकोर्स स्लो पहुंचता, नो डाउट, ग्रेविटी के दम पे जितना पहुंचेगा उतना ही पहुंचता, लेकिन एटलीस्ट ऑक्सीजन पहुंच तो भी जाता। लेकिन लंग्स के ऊपर वाले जो ऑर्गन्स है उनमें तो ऑक्सीजन पहुंच ही नहीं पाता। अगर अपने पास हार्ट नहीं होता तो सिर्फ ग्रेविटी के दम पे पहुंच नहीं सकता, क्योंकि वो अगेंस्ट ग्रेविटी हो गया, ऊपर चढ़ना पड़ेगा। तो उसके लिए अपने को पंपिंग एक्शन करनी ही पड़ेगी, पहली बात। दूसरी बात, तुम बोलोगे अरे सर ब्रेन की जगह लंग्स इवॉल्व करना था, लंग्स की जगह ब्रेन रखना था, क्या प्रॉब्लम हुआ रहता? मतलब शरीर में सबसे ऊपर की तरफ लंग्स ही रखने थे, तो उसमें क्या प्रॉब्लम हुआ रहता कि ग्रेविटी के कारण ऑक्सीजन तो हर एक टिश्यू को पहुंच गया रहता, नो डाउट। लेकिन टिश्यूज ने जो CO2 बनाया है वो लंग्स तक कैसे चढ़ता ऊपर, है ना। और वो प्रॉब्लम तो आज भी है पैरों से फिर स्टमक, इंटेस्टाइन, किडनी, लीवर, ये जो टिश्यूज है, इनकी जो सेल्स है, ये जो ऑर्गन्स है, इन्होंने जो CO2 बनाया है वो CO2 लंग्स तक कैसे पहुंचेगा? ब्लड के थ्रू। मतलब ब्लड ऊपर थोड़ी चढ़ेगा अगेंस्ट ग्रेविटी, विदाउट एनी पंप, विदाउट एनी मोटर। तुम अगर अपार्टमेंट में रहते होंगे, फ्लैट में रहते होंगे, तो टॉप फ्लोर पे अगर रहते होंगे तो विदाउट मोटर पानी ऊपर चढ़ेगा क्या? पॉसिबल ही नहीं है ना। एनर्जी तो लगेगी, सवाल ही नहीं, उसको पंप तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो कुछ भी कर ले। और दूसरी बात, सिर्फ ऐसा भी नहीं है ना कि अपन खड़े ही रहते हैं हमेशा, अपन सोते भी है, अपन सुपाइन पोजीशन में आते हैं, फिर अपन शीर्षासन के पोजीशन में भी आ सकते हैं, नॉट ओनली इन द फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज। नॉर्मली स्टोनेज मैन सोचो बैठा हुआ है पेड़ के ब्रांच पे और उसके ऊपर टाइगर ने अटैक किया, कहीं से कुछ किसी एनिमल ने अटैक किया, वो नीचे गिर रहा है, नीचे पानी में गिर रहा है, तो पानी में गिरते वक्त हो सकता है उसका सिर नीचे और पैर ऊपर हो जाए, है ना। अर्थक्वेक आते वक्त अपनी बॉडी आड़ी टेढ़ी हो सकती है। मतलब एक तो अपन हमेशा सीधे रहे तो भी ग्रेविटी के कारण सिर्फ अपनी बॉडी काम कर पाना पॉसिबल नहीं है। बॉडी है ना, ये ब्लड का फ्लो सिर्फ ग्रेविटी के दम पे काम करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अपने को ब्लड को सिर्फ नीचे नहीं भेजना है, ऊपर भी खींचना है, ऊपर भी भेजना है ना। तो वो बिना पंपिंग एक्टिविटी के हो नहीं सकता। दूसरी बात, किसी तरीके से अपन ने ऐसा कुछ मैकेनिज्म बना भी लिया कि वो ब्लड फ्लो हो भी रहा है बिना पंपिंग एक्शन के, तो भी ऐसा थोड़ी है कि अपन हमेशा स्टैंडिंग पोजीशन में रहते हैं, अलग अलग पोजीशंस में आते रहते हैं। ग्रेविटी का जो डायरेक्शन है वो चेंज होता रहेगा बॉडी में। तो मुद्दा ये है मेरा कहने का कि सिर्फ ग्रेविटी के भरोसे पे अपन नहीं रह सकते कि ऑक्सीजन ले लिया लंग्स ने और उसको ब्लड में डाल दिया ऑक्सीजन को, अब ये ब्लड ग्रेविटी के दम पे चले जाएगा टिश्यूज के पास। नहीं, हर एक टिश्यू के पास जा ही नहीं सकता, सिर्फ लंग्स के नीचे जो टिश्यूज है उनके पास ही जाएगा। उनके पास भी स्लो जाएगा और उतना फास्ट नहीं जाएगा, ठीक है। तो अपने को क्या है, पंपिंग की ज़रूरत तो कंपलसरी है। पंपिंग अपने लिए, पंपिंग वाला ऑर्गन, एक पंप अपने को ज़रूरी है। तो हार्ट इज़ नथिंग बट दिस पंप। बाकी हार्ट कुछ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेट या ऑक्सीजनेटेड ब्लड को डीऑक्सीजनेट वगैरह ऐसा कुछ नहीं करता है। हार्ट इज जस्ट अ पंपिंग ऑर्गन, इट डज नॉट प्यूरिफाई ब्लड। ब्लड को प्यूरिफाई करने का काम है लंग्स का, और जो बॉडी की टिश्यूज है वो उनका काम है ब्लड को ऐसे इम्प्योर बोलना तो गलत बात है, क्योंकि ब्लड में CO2 रहना इज नॉट इम्प्योर, वो कोई इम्प्यूरिटी नहीं है,
लेकिन अपन सर्कुलेशन चैप्टर में या ब्रीदिंग चैप्टर में जिस ब्लड में CO2 रहेगा उसको इम्प्योर ऐसा बोलते हैं, बस वो एक टर्मिनोलॉजी है, बाकी वो रियलिटी में कोई ऐसा इम्प्योर एज सच नहीं है। ठीक है, तो लंग्स ब्लड को प्यूरिफाई करेंगे मतलब उसमें से CO2 निकाल के एटमॉस्फेयर में फेंक देंगे और जो एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन अपन ने इनहेल किया है उसको ब्लड में डाल देंगे। ये सब कैसे करेंगे अपन ने ब्रीदिंग एंड एक्शन में पढ़ा हुआ है यार, वो PO2 PCO2 है ना, वो सब वैल्यूज भी अपने को पता है कि PO2 की वैल्यू ज्यादा रहती है, PCO2 की कम रहती है, इसलिए PO2 एल्वियोलाई में से ब्लड में जाता है और CO2 ब्लड में से एल्वियोलाई में जाता है। दिस दैट वी नो दिस, फालतू एकदम इजी चीज है वो, एकदम ही 5वीं का साइंस है वो, दैट एवरीथिंग फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, इसलिए बस नो रॉकेट साइंस इन दैट। ठीक है, बस इशू ये है कि एक बार उसने लंग्स ने ब्लड में O2 डाल दिया, अब उस O2 को टिश्यूज के पास कैसे भेजने का, और टिश्यूज के पास जो ऑक्सीजनेटेड मतलब प्योर ब्लड आया, टिश्यूज ने उसमें से ऑक्सीजन ले लिया। कैसे ले लिया, टिश्यूज के पास दिमाग है क्या कि अरे ऑक्सीजन आ गया चलो इसको ले लो, जैसे अपने दरवाजे पे अमेजोन या फ्लिपकार्ट वाला आता है डिलीवरी बॉय, फिर अपन उससे वो अपना प्रोडक्ट लेते हैं, उसके वो कागज पे साइन करते हैं, वैसा वो टिश्यूज के साइन करते हैं क्या कि हाँ मेरा पार्सल आ गया, दे दे ऑक्सीजन मेरे को। टिश्यूज को समझता है कि अक्कल है क्या टिश्यूज को? ऑफकोर्स नॉट, कि इसको CO2 देना, ये मेरा, जैसे वो अमेजोन के डिलीवरी बॉय को अपन अपना पुराना मोबाइल दे देते हैं और नया मोबाइल वो अपने को देता है, वैसा टिश्यूज को समझता है क्या कि ऑक्सीजन अभी अपन ने ले लेने का और CO2 ये ब्लड को दे देने का। ब्लड मतलब डिलीवरी बॉय है, वो ले जाएगा उसको फैक्ट्री में मतलब लंग्स में, ऐसा समझता है कि उसको पॉसिबल ही नहीं है। फिर ऐसा क्यों होता है कि ब्लड में से ऑक्सीजन टिश्यूज में आ जाता है और टिश्यूज में से CO2 ब्लड में जाता है? क्योंकि टिश्यूज में CO2 ज्यादा है और प्योर ब्लड में CO2 कम है। बस प्योर ब्लड में O2 ज्यादा है, टिश्यूज में O2 कम है, क्योंकि जो O2 टिश्यूज में था वो उन्होंने यूज अप कर लिया 38 ATPs बनाने के लिए। तो बस कंसंट्रेशन डिफरेंस एंड एवरीथिंग फ्लोज फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, खत्म हो गई बात। बच्चों की बात है, 5वीं स्टैंडर्ड के लायक का साइंस, एकदम फालतू चीज है। तो वो तो हो गया, उसमें कुछ इशू नहीं है। लेकिन ये जो अभी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इम्प्योर ब्लड तैयार हो गया, जो CO2 टिश्यूज में से ब्लड में गया, वो ब्लड लंग्स तक जाना चाहिए, तभी तो लंग्स उसमें से CO2 बाहर फेंक पाएंगे। लंग्स तक वो जाएगा कैसे? बकल कैविटी, नोज, ईयर, आईज, ठीक है, चेहरे की स्किन, फेशियल मसल्स, फेशियल बोन्स, ब्रेन, ये सब टिश्यूज का प्रॉब्लम नहीं है। इनमें से तो इन्होंने जो CO2 ब्लड में डाला है वो ब्लड तो ग्रेविटी के कारण भी लंग्स के पास आ जाएगा, प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन व्हाट अबाउट स्टमक, इंटेस्टाइन, लिवर, किडनी, स्प्लीन, टेस्टिस, ओवरी, लेग्स, ये सब ऑर्गन्स में से इम्प्योर ब्लड कैसे चढ़ेगा ऊपर लंग्स तक बिना अगेंस्ट द ग्रेविटी, बिना किसी पंपिंग मशीन के? पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए पंपिंग मशीन कंपलसरी है अपने को। ठीक है, बहुत बेसिक लेवल पे मैं जा रहा हूँ ये सब बताने के लिए, लेकिन ये सब जाना जरूरी है। मैंने बहुत फंडामेंटल, बहुत बेसिक डाउट्स पूछते हुए देखा है बच्चों को हार्ट के फंक्शन को लेकर। ठीक है, इसलिए मैं बार बार बता रहा हूँ, ये सब फंडामेंटल बता रहा हूँ। बोर हुआ तो भी चलेगा, तुमको एंटरटेन करना वैसे भी मेरा काम है भी नहीं, है ना। उसके लिए यूट्यूब पे दूसरे चैनल से एंटरटेन करने के लिए, मेरा काम है एजुकेट करना। बोर हुआ तो भी चलेगा, एक ही एक चीज मैं 10 बार जरूर बताऊंगा, बेसिक चीज 10 बार बताऊंगा, जरूर बताऊंगा। गाली देना है तो दे देना मन ही मन, लेकिन फॉरवर्ड नहीं करने का वीडियो, सुनने का अच्छे से सुनो, और पकाऊंगा मैं तुमको, छोड़ नहीं रहा हूं इतनी जल्दी। क्या हो रहा है? व्हाट इज हैपनिंग? हार्ट इज जस्ट अ पंपिंग ऑर्गन, है ना। लेकिन उसको ध्यान से मेरी बात सुनेंगे, 2 लेवल्स पे अपने को पंप करना है। 2 लेवल्स पे पंप कैसे करना है? तो लंग्स ने जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाया, ठीक है, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरे टिश्यूज को प्रोवाइड करना है। पूरे टिश्यूज को मतलब लंग्स के ऊपर, हार्ट के ऊपर जो टिश्यूज है उनको भी, ब्रेन, नोज, ईयर, आईज, और हार्ट और लंग्स के नीचे के जो टिश्यूज है उनको भी, स्टमक, इंटेस्टाइन, लिवर, किडनी, स्प्लीन, ठीक है, और इवन लंग्स के सेल्स को भी और हार्ट के सेल्स को भी, ठीक है। पूरे बॉडी में जितनी भी सेल्स है अपने को सबको ऑक्सीजन प्रोवाइड करना है, ठीक है। तो ये एक लेवल हो गई हार्ट की, कि प्योर ब्लड लेने का लंग से जो आया वो,
तो लंग से जो प्योर ब्लड आया वो पहले हार्ट को क्या करना पड़ेगा, कलेक्ट करना पड़ेगा, है ना, और फिर उसको पंप करना पड़ेगा, बराबर। तो अपन ने पहले ही अपना बैकग्राउंड सेट करके रख दिया है, अपने को कोई टेंशन ही नहीं है। अपन ने पहले ही बोल दिया कि लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट इज फॉर ऑक्सीजनेटेड ब्लड और कलेक्टिंग चेंबर का नाम है एट्रियम। तो लंग्स से आएगा प्योर ब्लड या ऑक्सीजनेटेड ब्लड, लंग्स से आएगा प्योर ब्लड या ऑक्सीजनेटेड ब्लड, बराबर। तो लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट, लेफ्ट एट्रियम, एट्रियम क्या है, कलेक्टिंग चेंबर है, और लेफ्ट साइड ऑक्सीजनेटेड है। देखो लंग्स है, लंग्स में से प्योर ब्लड हार्ट में जाएगा। क्यों हार्ट में भेजा, पहले सीधा ग्रेविटी से भेज दिया रहता स्प्लीन के पास, लीवर के पास, किडनी के पास, हार्ट को बाईपास कर दिया रहता। लेकिन अगर हार्ट को बाईपास कर दिया रहता तो व्हाट अबाउट नोज, व्हाट अबाउट ईयर्स, व्हाट अबाउट आईज, व्हाट अबाउट टंग, व्हाट अबाउट बकल कैविटी, व्हाट अबाउट फेशियल मसल्स, व्हाट अबाउट ब्रेन, नहीं कर सकते तुम उसको बाईपास। अरे बाईपास वर्ड क्यों यूज करता हूँ मैं हार्ट पढ़ाते वक्त, बाईपास जो बोल रहा हूँ उसका बाईपास सर्जरी से कोई लेना देना नहीं है। बाईपास मतलब अवॉइड करना किसी चीज को, ठीक है। तो हार्ट को अवॉइड तुम नहीं कर सकते, ठीक है, हार्ट को तुम अवॉइड नहीं कर सकते। इवन दो लंग्स के नीचे वाले ऑर्गन्स को तुम ग्रेविटी से ब्लड प्रोवाइड कर सकते हो, लेकिन तुम वैसा नहीं करोगे। तुम प्रीफर करोगे कि वो जो ब्लड है वो हार्ट में जाए, ताकि हार्ट उसको अच्छे से, नीचे तो पंप करेगा ही लेकिन ऊपर भी पंप करेगा, इसलिए डायरेक्टली उसको ग्रेविटी से नीचे भेजने से अच्छा है कि उसको पहले हार्ट में भेजो। पर अपन ने अपना प्रीमाइस, अपना बैकग्राउंड पहले ही सेट करके रखा है। अपन ने बोला है कि लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड के लिए है, तो लंग्स से ऑफ कोर्स ऑक्सीजनेटेड या प्योर ब्लड आने वाला है, तो वो लेफ्ट साइड में जाएगा। और अपन ने बोला है कि कलेक्टिंग चेंबर जो है वो एट्रियम है, तो वो जाएगा कहां पर, वो जाएगा लेफ्ट एट्रियम में, ठीक है। फिर हमने बोला है कि वेंट्रिकल्स यानी पंपिंग चेंबर्स है, वेंट्रिकल्स यानी पंपिंग चेंबर्स है। तो लेफ्ट एट्रियम से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियम ने कलेक्ट किया वो जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। और लेफ्ट वेंट्रिकल क्या है, तो लेफ्ट वेंट्रिकल पंपिंग चेंबर है, बराबर। तो लेफ्ट वेंट्रिकल में से ब्लड अब निकलेगा, लेफ्ट वेंट्रिकल उसको पंप करेगा इस डायरेक्शन में, और ये ब्लड पूरी जितनी भी सेल्स है बॉडी की वो सब सेल्स तक अपने को पहुंचाना है ना। हार्ट और लंग्स के ऊपर जो ऑर्गन्स है उनको भी, हार्ट और लंग्स के नीचे जो ऑर्गन्स है उनको भी, और इवन हार्ट और लंग्स के सेल्स के पास भी एक ब्रांच जाती है ब्लड वेसल्स की, जो उनको ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचाती है, ठीक है। ध्यान से मेरी बात सुनेंगे। इसके ऊपर स्टूडेंट्स पूछते हैं सर ऐसे कैसे, हार्ट तो खुद ही ऑक्सीजनेटेड ब्लड बाहर से ऑक्सीजन लेकर ब्लड में ऑक्सीजन डाल रहा है, फिर हार्ट के पास लंग्स खुद ऑक्सीजनेटेड ब्लड तैयार कर रहा है, मतलब एटमॉस्फेयर में से ऑक्सीजन लेकर ब्लड में डाल रहा है। हार्ट के पास फिर डायरेक्टली ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, प्योर ब्लड आता है, तो उनको अलग से सप्लाई करने की जरूरत क्या है। तो इसका मैं बेस्ट एग्जांपल हर साल जो स्टूडेंट्स को देता हूँ, मेरे को सबसे बेस्ट एग्जांपल वो ये लगता है कि देखो तुम्हारे घरों में जो पानी आता है, तुम्हारे घरों में पानी आता है इरई नदी का, है ना। तो इरई नदी का जो पानी है वो इरई नदी में से सीधा पंप करके तुम्हारे घरों में भेज दिया जाता है क्या? ऑफ कोर्स नॉट। उसके लिए म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का वाटर प्यूरिफिकेशन यूनिट रहता है, ठीक है। चंद्रपुर में कहाँ पर है आई डोंट नो, नागपुर का कहाँ पर है आई नो। तो पहले वो जो इरई नदी का पानी है वो उस चेंबर, उस ऑफिस में, उस यूनिट में जाएगा जहाँ पर पानी का प्यूरिफिकेशन होता है। अपन ने ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस में पढ़ा हुआ है ना, अमीबियासिस के वक्त कि नॉर्मल जो क्लोरीनेशन और केमिकल ट्रीटमेंट्स है उसमें उससे अमीबियासिस ठीक नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अमीबा सिस्ट फॉर्म में अगर रहता, अगर नॉन एनसिस्टेड है तो वो तो वैसे ही मर जाएगा, फिर उसको क्लोरीन की जरूरत ही नहीं, वो ह्यूमन बॉडी के बाहर सर्वाइव ही नहीं कर सकता। लेकिन जो सिस्ट निकले हैं ह्यूमन बींग्स के बॉडी से बाहर,
जो ड्रिंकिंग वाटर में मिक्स हो गए हैं सॉइल के थ्रू, इसके उसके थ्रू, वो सिस्ट आर रेजिस्टेंट टू मोस्ट ऑफ द केमिकल्स एंड एंजाइम्स। तो उसको तुम केमिकल ट्रीटमेंट से नहीं मार सकते, इसलिए उनको सेंट्रीफ्यूज करके, सेडिमेंटेशन, ये सब तरीके से फिजिकली उनको सेपरेट करना पड़ता है अमीबा के सिस्ट को। ऐसा अपन ने पढ़ा हुआ है ना, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में। तो ये फिजिकल ट्रीटमेंट, फिर फिजिकल ट्रीटमेंट के बाद केमिकल ट्रीटमेंट होती है जिसमें क्लोरीन वगैरह डालते हैं पानी में। यू आर अवेयर ऑफ दोज थिंग्स, ठीक है। तो ये सब ट्रीटमेंट जो यूनिट है, वो ट्रीटमेंट यूनिट में से फिर पानी प्योर होके बाहर निकलता है ट्रीटमेंट यूनिट में से, और फिर चंद्रपुर के सब रेसिडेंट्स के घर में एक एक पाइप के थ्रू वो पहुंचता है, बराबर है। तो अब वो जो ट्रीटमेंट यूनिट है, उस ट्रीटमेंट यूनिट में जो प्यूरिफाइड वाटर तैयार हुआ है, मेरे को एक बात बताओ, उस ट्रीटमेंट यूनिट में काम करने वाले जो कर्मचारी होंगे, ठीक है, जो ऑफिसर्स ऑफिशियल्स होंगे वहां पर, इंजीनियर्स या बाकी भी जो भी प्यून से लेकर वो ट्रीटमेंट यूनिट के हेड तक जितने भी लोग वहां पर काम करने वाले लोग होंगे, उनको जब प्यास लगेगी तो क्या वो उस ट्रीटमेंट यूनिट का जो बड़ा सा कंटेनर रहेगा उसमें ग्लास डाल के उसमें से पानी निकाल कर पानी पियेंगे? ऑफ कोर्स नॉट। वो ट्रीटमेंट यूनिट में से प्यूरिफाइड वाटर की एक बड़ी सी पाइपलाइन बाहर निकलेगी। वो पाइपलाइन ब्रांचेस में डिवाइड होगी, एक ब्रांच तुकुम में जाएगी, एक ब्रांच रामनगर में जाएगी, एक ब्रांच जटपुरा गेट की तरफ जाएगी, एक ब्रांच नागपुर रोड की तरफ जाएगी, एक ब्रांच इधर, एक ब्रांच उधर, है ना। फिर वो ब्रांचेस फर्दर और डिवाइड होकर एक एक गलियों में जाएंगे, अंडरग्राउंड ब्रांचेस उनकी। फिर उसमें से एक एक तुम्हारे फ्लैट में आएगा, एक एक ब्रांच से बहुत ब्रांचिंग कर करके घरों तक जो पानी पहुंच रहा है, तो उसमें से ही वैसे ही एक ब्रांच उस ट्रीटमेंट यूनिट में ही वापस जाएगी, और उस ट्रीटमेंट यूनिट की जो बिल्डिंग रहेगी जहां पर वाटर प्यूरिफिकेशन यूनिट है, उस वहां पर नल वल रहेंगे कि नहीं, और उन नलों में से फिर पानी लेकर वहां के जो कर्मचारी है वो पानी पिएंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि वो उस कंटेनर में या इतना बड़ा जो वहां पर वाटर प्यूरिफिकेशन यूनिट का मशीन है उसमें थोड़ी ग्लास डालकर उसमें से पानी निकालेंगे कि मेरे को पानी पीना है, प्यास लग गई। ऑफ कोर्स नॉट। उनको अलग से नल का प्रोविजन रहेगा कि नहीं, है ना, ठीक है। वैसे ही इलेक्ट्रिसिटी जनरेटिंग यूनिट्स का भी, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेटिंग यूनिट जो है वो ऐसा थोड़ी करेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, थोड़ी सी अपने लिए निकाल लिया अलग से वो बिल्डिंग को चलाने के लिए। ऑफ कोर्स ऐसा नहीं होता है, उनके पास अलग से वायरिंग रहेगी वापस बाहर निकल के। तो वैसा ही लंग्स और हार्ट के केस में भी है कि उनके पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। इसका ये मतलब नहीं कि वो अपना ऑक्सीजनेटेड ब्लड में से ऑक्सीजन निकाल लेंगे, थोड़ा बहुत तो डिफ्यूजन होता ही होगा यार, पॉसिबल ही नहीं है कि बिल्कुल भी डिफ्यूजन ना हो, क्योंकि अल्टीमेटली निकालना मतलब क्या है, अल्टीमेटली तो हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन ही है। तो लेफ्ट एट्रियम के जो मसल्स होंगे, वो मसल सेल्स में जो CO2 बनता होगा वो डेफिनेटली डिफ्यूज होके बाहर चले जाता होगा, और ऑक्सीजन थोड़ा सा डिफ्यूज होके अंदर आ जाता होगा, होता ही होगा ये, नो डाउट इन दैट। लेकिन फिर भी बॉडी का काम है कि एक ब्लड वेसल वापस हार्ट की तरफ, वापस लंग्स की तरफ भी जाए, उनके सेल्स को ब्लड वेसल्स ऑक्सीजन प्रोवाइड करने के लिए, और उनके सेल्स ने जो बनाया हुआ CO2 है उसको बाहर लाने के लिए, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी को अपने को ऑक्सीजन सप्लाई करना है, और ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी से उसने बनाया हुआ, वो सेल्स ने बनाया हुआ CO2 अपने को बाहर निकालना है, बराबर। तो इसलिए अवे फ्रॉम द हार्ट जो ब्लड वेसल जाएंगे उनको अपन बोलेंगे आर्टरीज। अब ये आर्टरीज का डायमीटर तो काफी बड़ा रहेगा, अपने को तो दिखती है ना आर्टरीज, जैसे अपने रिस्ट में ये जो दिख रही है रिस्ट में, जो हिंदी पिक्चर में या घटिया वाले सीरियल्स में काटते हैं, है ना, वो काटने से कोई मर नहीं सकता। क्यों काटते हैं पता नहीं, क्योंकि तुरंत कोएगुलेशन ऑफ ब्लड हो जाएगा। बस आर्टरीज में प्रेशर ज्यादा रहता है वेन से, इसलिए ज्यादा प्रेशर से ब्लड बाहर निकलेगा तो थोड़ा ब्लड का लॉस ज्यादा होगा, और कुछ नहीं होगा। कोई सुसाइड नहीं कर सकता आर्टरी वार्टरी काटने से, कुछ भी है वो, ठीक है, प्रो साइंस है वो। तो मुद्दा मेरा ये है कि ये आर्टरी है, ठीक है, दिस इज एन आर्टरी। तो आर्टरी तो अपने को दिख रही है, उसका डायमीटर अपने को अपने आंखों से दिख रहा है, बराबर। पर अपने को ब्लड तो ईच एंड एवरी सेल को पहुंचाना है, तो इतनी ज्यादा थिक डायमीटर वाली आर्टरी एक एक सेल तक पहुंच सकती है क्या? पॉसिबल है क्या? आर्टरी का डायमीटर इतना और सेल का साइज इतना, ठीक है, ईच एंड एवरी सेल तक वो घुस ही नहीं पाएंगे, दो सेल्स के बीच में जो जगह रहेगी उसमें, क्योंकि इसका डायमीटर ज्यादा रहेगा आर्टरी का, है ना, और दो सेल्स के बीच में जो जगह रहेगी वो देखो कितनी रहेगी। तो
ईच एंड एवरी सेल तक ये आर्टरीज कैसे पहुंच पाएगी, इसलिए दिस आर्टरीज विल ब्रांच आउट एज आर्टीरियोल जिनका डायमीटर और कम रहेगा, दिस आर्टीरियोल्स विल ब्रांच आउट एज कैपिलरीज जिनका डायमीटर और कम रहेगा। ठीक है, देयर आर कैपिलरीज इन ह्यूमन बॉडी जिनका डायमीटर अपने बालों के डायमीटर से भी कम है। इतनी पतली पतली कैपिलरीज का पूरा डेंस नेटवर्क अपने बॉडी में रहता है, और ये कैपिलरीज दो सेल्स के बीच बीच में जो कैविटीज रहती है वहां पे घुस घुस के ईच एंड एवरी सेल को ऑक्सीजन सप्लाई करती है, और ईच एंड एवरी सेल में से जो CO2 है वो जमा करती है। मतलब CO2 इन कैपिलरीज में जाएगा और कैपिलरीज का ऑक्सीजन उन सेल्स में चली जाएगा। ठीक है, तो किसी भी ऑर्गन में जब ब्लड वेसल घुसेगा तो ऑर्गन में घुसते वक्त वो ब्लड वेसल प्योर ब्लड को कैरी करते रहेगा, है ना। आर्टीरियोल्स विल बी कैरिंग प्योर ब्लड, आर्टरीज विल बी कैरिंग प्योर ब्लड, द कैपिलरीज विच हैव ब्रांच्ड आउट फ्रॉम आर्टीरियोल्स विल बी कैरिंग प्योर ब्लड। लेकिन उस पर्टिकुलर ऑर्गन में से देखो, ऐसा एक पर्टिकुलर ऑर्गन है, इस ऑर्गन में पतली पतली ऐसी बहुत सारी कैपिलरीज आई। ठीक है, ऐसी बहुत सारी पतली पतली कैपिलरीज आई। ये कैपिलरीज उस ऑर्गन में घुसी, और ऑर्गन में घुस के दो सेल्स के बीच बीच में जो कैविटीज है, इतनी छोटी छोटी जो जगह है वहां पर भी ये कैपिलरीज घुसते जा रही है और हर एक सेल को ऑक्सीजन प्रोवाइड करते जा रही है, बराबर। और फिर हर एक सेल को ऑक्सीजन प्रोवाइड करके उस सेल ने जो बनाया हुआ CO2 है वो एब्जॉर्ब करते जा रही है। तो उस ऑर्गन में से जब एक कैपिलरीज बाहर निकलेगी, देखो ऑर्गन के अंदर जब एंटर कर रही थी तब उनमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड था, और ऑर्गन से बाहर जब निकलेगी तब उनमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहेगा, बराबर है। अब ये कैपिलरीज क्या करेंगे, अब ये कैपिलरीज एक दूसरे के साथ फ्यूज हो जाएंगे, और एक दूसरे के साथ फ्यूज होकर, ठीक है ध्यान से मेरी बात सुनेंगे, हार्ट से टिश्यूज के पास क्या गया, तो आर्टरीज जो ब्रांच आउट होकर आर्टीरियोल्स बने, और फिर टिश्यूज के अंदर घुसी कैपिलरीज। ये कैपिलरीज जब टिश्यूज से बाहर निकलेगी, ये कैपिलरीज जब टिश्यूज से बाहर निकलेगी तो ये कैपिलरीज क्या करेगी, ऐसे एक दूसरे के साथ मर्ज होके, एक दूसरे के साथ फ्यूज होके वेन्यूल्स बनाएगी। वेन्यूल्स, जैसे इधर आर्टीरियोल्स था वैसे इधर वेन्यूल्स, और आर्टीरियोल्स किसका ब्रांचिंग आउट था, आर्टरीज का ब्रांचिंग आउट था, है ना। तो ऐसा एक ऑर्गन का वेन्यूल, फिर दूसरे ऑर्गन का वेन्यूल्स, ऐसे वेन्यूल्स या एक ही ऑर्गन से निकलने वाले बहुत सारे वेन्यूल्स फ्यूज हो होकर क्या बनेंगे, फ्यूज हो होकर बनेंगे वेन्स। और फिर ये जो वेन्स है, ये वेन्स मूव टूवर्ड्स द हार्ट, तो ये टूवर्ड्स द हार्ट जाएंगे, और जो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड उन्होंने बनाया है, मतलब CO2 जो उन्होंने एब्जॉर्ब किया है एक एक सेल में से, उसको कहाँ पर पंप करेंगे, वो कहाँ पर रिलीज करेंगे, तो उसको रिलीज करेंगे हार्ट में, उसको रिलीज करेंगे हार्ट में। ठीक है, ध्यान से मेरी बात सुनेंगे। सेल्स ऑफ द बॉडी में से जो CO2 निकलेगा, सेल्स ऑफ द बॉडी, ठीक है, बॉडी में जितनी भी सेल्स है उनमें से जो CO2 निकलेगा वो मतलब इम्प्योर ब्लड हो जाएगा, अभी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाएगा। और अपन ने क्या बोला है कि डीऑक्सीजनेटेड या इम्प्योर के लिए कौन सी साइड है, तो हार्ट का राइट वाला साइड। और कलेक्टिंग चेंबर क्या है, अपन ने पहले ही अपना प्रीमाइस सेट करके रखा है कि कलेक्टिंग चेंबर है राइट एट्रियम, तो इम्प्योर ब्लड जाएगा राइट एट्रियम में, इम्प्योर ब्लड जाएगा राइट एट्रियम में। ठीक है, CO2 रिच ब्लड, जिसमें ऑक्सीजन अपन ने टिश्यूज को दे दिया है, CO2 खींच लिया है। ठीक है, तो ये रहेगा इम्प्योर ब्लड, ये इम्प्योर ब्लड जाएगा राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम तो सिर्फ कलेक्टिंग चेंबर है, पंपिंग का काम ऑफकोर्स वेंट्रिकल का है, तो राइट एट्रियम से वो जाएगा राइट वेंट्रिकल में, राइट एट्रियम से इट विल एंटर द राइट वेंट्रिकल, और राइट वेंट्रिकल उसको पंप करेगा। कहां पर उसको पंप करेगा, राइट एट्रियम, सॉरी राइट वेंट्रिकल, तो राइट वेंट्रिकल उसको पंप करेगा लंग्स की तरफ, क्योंकि उसके पास तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ना, इम्प्योर ब्लड है ना, उसको प्योर करने का काम किसका है, लंग्स का है। ठीक है, तो इम्प्योर ब्लड उसने पंप कर दिया लंग्स की तरफ। फिर लंग्स क्या करेंगे, लंग्स ने जो ब्रीद किया है एयर, उसमें जो ऑक्सीजन है वो उस इम्प्योर ब्लड में डाल देंगे, और उस इम्प्योर ब्लड में जो CO2 है उसको बाहर निकालकर बॉडी के बाहर फेंक देंगे, ब्रीद आउट कर लेंगे हम लोग, है ना। तो फिर जो ब्लड यहाँ पर आया वही ब्लड प्योर होके लंग्स में से बाहर निकलेगा, बाहर निकल के जाएगा लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम क्योंकि वो कलेक्टिंग चेंबर है प्योर ब्लड का, फिर जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, वो पंपिंग चेंबर है प्योर ब्लड का, तो प्योर ब्लड पंप होगा हर एक सेल ऑफ द बॉडी में, तो सेल्स ऑफ द बॉडी को ऑक्सीजन मिल जाएगा,
और सेल्स ने जो CO2 बनाया है, कैसे बनाया है, C6H12O6 प्लस 6O2 वाला CO2, वो CO2 आ जाएगा ब्लड में, जो ब्लड सेल्स में घुसा था उसी ब्लड में। तो ऑर्गन में घुसते वक्त तो ब्लड ऑक्सीजनेटेड रहेगा, लेकिन ऑर्गन से बाहर निकलते वक्त वो डीऑक्सीजनेट हो जाएगा। ये डीऑक्सीजनेटेड वाला साइड है राइट, और कलेक्शन का भी काम है राइट का। तो वो ब्लड जाएगा राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से जाएगा राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को फिर से पंप करेगा। कहाँ पंप करेगा, तो यार जिसका काम प्यूरिफाई करना है जिस ऑर्गन का, उस ऑर्गन की तरफ। किस ऑर्गन का काम है प्यूरिफाई करना, तो लंग्स का काम है प्यूरिफाई करना। तो राइट वेंट्रिकल उसको पंप करेगा इम्प्योर ब्लड को, कहाँ पर, लंग्स के पास। वो राइट वेंट्रिकल उस इम्प्योर ब्लड को कहाँ पर पंप करेगा, वो उसको पंप करेगा लंग्स के पास, ठीक है। तो लंग्स में इम्प्योर ब्लड घुसेगा और प्योर ब्लड बाहर निकलेगा, बराबर है। और बाकी टिश्यूज में प्योर ब्लड घुसेगा, इम्प्योर ब्लड बाहर निकलेगा, ठीक है। बाकी टिश्यूज में मतलब इसमें टिश्यूज के हिसाब से देखोगे तो लंग्स के भी टिश्यूज आएंगे, है ना, ट्रकिया, ब्रोंकाई, इनको भी ब्लड सप्लाई किया जाएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। यहाँ पर लंग्स मतलब बेसिकली मैं एल्वियोलाई की बात कर रहा हूँ कि एल्वियोलाई के पास इम्प्योर ब्लड आएगा, प्योर बन के बाहर निकलेगा। और बाकी पूरे बॉडी के टिश्यूज इंक्लूडिंग लंग्स के भी बाकी टिश्यूज अदर देन एल्वियोलाई, जैसे ब्रोंकाई, ट्रकिया, लंग्स के मसल्स, ठीक है, रिब्स के बीच में जो इंटरकोस्टल मसल्स है वो सब, ठीक है, उन सबको भी प्योर ब्लड सप्लाई किया जाएगा। तो ऑक्सीजन वो सब सेल्स एब्जॉर्ब कर लेंगे और सेल्स ने जो CO2 बनाया है वो उसको ब्लड में रिलीज कर देंगे, ठीक है। तो सब फिर इम्प्योर ब्लड राइट एट्रियम में आएगा, राइट वेंट्रिकल से फिर से एल्वियोलाई के पास जाएगा, है ना। एल्वियोलाई उसमें से क्या करेंगे, CO2 निकाल लेंगे, उसमें O2 भर देंगे, तो वो प्योर ब्लड हो जाएगा। वो प्योर ब्लड आएगा फिर से राइट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, फिर से उसको पंप किया जाएगा पूरे बॉडी की तरफ, फिर से पूरे बॉडी में से CO2 लेकर राइट एट्रियम में। ऐसा चलते रहेगा, है ना। ऐसी अपने को दो चीजें करना क्यों जरूरी है, अपने को राइट एंड लेफ्ट ऐसा अलग करना क्यों जरूरी है, ताकि कहीं पर भी मिक्सिंग ऑफ प्योर एंड इम्प्योर ब्लड नहीं होना चाहिए। इसलिए कहीं पर भी मिक्सिंग ऑफ प्योर एंड इम्प्योर ब्लड नहीं होना चाहिए, इसलिए अपन ने ये सिस्टम बनाया है। तो यहाँ पर प्योर के लिए अलग पार्ट है और डीऑक्सीजनेटेड इम्प्योर के लिए अलग पार्ट है, ठीक है। ये भी एक रीजन है उसको अपने हार्ट को, ह्यूमन बींग्स के हार्ट को, एव्स एंड मैमल्स के हार्ट को 1 2 3 4 चैम्बर्ड हार्ट को डबल सर्कुलेशन बोलने का। एक ये तो एक रीजन है ही, लेकिन मेन रीजन जो इसको अपन डबल सर्कुलेशन बोलते हैं वो क्यों बोलते हैं, देखो। सपोज यहाँ पर एक आरबीसी है, ठीक है, आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है, वो ऐसी गलती से डॉट हो गया, न्यूक्लियस रिप्रेजेंट्स डॉट, लेकिन वो गलती से हो गया, ठीक है, डू नॉट कंसिडर इट एज न्यूक्लियस। अब ये आरबीसी देखो, अब इस आरबीसी का पाथ देखो, इस आरबीसी में जो हीमोग्लोबिन है इसके ऊपर ऑक्सीजन चिपक चुका है क्योंकि ये लंग्स में से बाहर निकल रहा है, बराबर। अब इसको वापस लंग्स में आने तक क्या क्या करना पड़ेगा, देखो। ये जाएगा लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से ये आरबीसी जो है, ये आरबीसी जाएगा सेल्स ऑफ द बॉडी में, बराबर। सेल्स ऑफ द बॉडी में क्या रहेगा, CO2 ज्यादा रहेगा और ऑक्सीजन कम रहेगा, क्योंकि ऑक्सीजन उन्होंने यूज अप कर लिया है। अब क्या होगा यहाँ पर, ABCD, है ना, CO2 की दादागिरी मतलब बोर इफेक्ट, ABC बोर मतलब CO2, तो CO2 की दादागिरी उसका फुल फॉर्म ही था ना ABCD का फुल फॉर्म याद है क्या, ABCD, बोर इफेक्ट मतलब CO2 की दादागिरी। तो यहाँ पर टिश्यूज के पास CO2 दादागिरी करेगा और इसमें जो हीमोग्लोबिन है उसमें से ऑक्सीजन को उखाड़ेगा, चल निकल बोलेगा, अब मेरा बैठने का समय है उसके ऊपर, और हीमोग्लोबिन के ऊपर CO2 बैठ जाएगा, इसके अंदर जो हीमोग्लोबिन है उसके ऊपर, और ऑक्सीजन उखाड़ फेंकेगा, जो ऑक्सीजन है वो सेल में चले जाएगा, बराबर है। अब वो टिश्यूज में से ये कैपिलरीज बाहर निकलेगी, कैपिलरीज फिर फ्यूज होके वेन्यूल्स बनेंगे, वेन्यूल्स फ्यूज होके वेन्स बनेंगे, तो वो सब में ये आरबीसी जाएगा। ये आरबीसी अब कहाँ जाएगा, ये आरबीसी जाएगा राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से जाएगा राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल से आरबीसी जाएगा फिर से लंग्स में। लंग्स में क्या होगा, लंग्स में ऑक्सीजन, एल्वियोलाई के पास ऑक्सीजन ज्यादा रहेगा, CO2 कम रहेगा, है ना। तो वहां पर ऑक्सीजन दादागिरी करेगा, ऑक्सीजन की दादागिरी मतलब हेल्डेन इफेक्ट, और ऑक्सीजन उसमें से CO2 को उखाड़ फेंकेगा, आरबीसी में जो हीमोग्लोबिन के ऊपर CO2 है उसको, है ना, रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट होगा, वहां पर सब उल्टा उल्टा होगा इफ यू रिमेम्बर, और खुद हीमोग्लोबिन के ऊपर बैठ जाएगा, बराबर। तो फिर लंग्स में से फिर आरबीसी ये वाला फिर से बाहर निकलेगा। तो यहाँ से ये आरबीसी बाहर निकला लंग्स से और घूम फिर के वापस लंग्स के पास आया, लेकिन इस पूरी प्रोसेस में देखो
एक बार हार्ट में एंटर किया, बाहर निकला, फिर से हार्ट में गया और फिर बाहर निकल के लंग्स के पास गया। तो इसने कितनी बार एंटर किया? कोई भी एक आरबीसी को अगर तुम ट्रेस करोगे, कोई भी ब्लड के बूंद को, कोई भी मॉलिक्यूल को अगर तुम ट्रेस करोगे ब्लड के, तो पूरा सर्कल कंप्लीट करने के लिए, लंग्स से चालू करके लंग्स पे खत्म करने के लिए, या सेल्स टिश्यूज से चालू करके फिर से टिश्यूज तक खत्म करने के लिए तुमको अगर सर्कल खत्म करना है तो तुमको उसको 2 बार हार्ट में भेजना पड़ेगा। दिस इज वन मोर रीजन व्हाई इट इज कॉल्ड एज डबल सर्कुलेशन। दिस इज वन मोर रीजन व्हाई इट इज कॉल्ड एज, दिस इज द मेजर रीजन व्हाई इट इज कॉल्ड एज डबल सर्कुलेशन। तो ह्यूमन बींग्स का जो सर्कुलेशन है वो कैसा रहेगा? डबल सर्कुलेशन। एंड दिस इज द स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ हार्ट। ठीक है, अब ये जो ब्लड वेसल्स है इनको अपन क्या क्या बोलते हैं वो सब भी मैंने इंट्रोडक्टरी क्लास में बताया था, फिर से एक बार बता दूंगा। ठीक है, कोई इश्यू नहीं है, बहुत आसान है। देखो, लंग्स और हार्ट के बीच का सर्कुलेशन मतलब पल्मोनरी है ना, और टूवर्ड्स द हार्ट जा रहा है, तो ये क्या रहेगा? ये रहेगा पल्मोनरी वेन, ये रहेगा पल्मोनरी वेन। ठीक है, ये हार्ट और लंग्स के बीच का सर्कुलेशन है ना, मतलब पल्मोनरी। और देखो इसका डायरेक्शन क्या है? इसका डायरेक्शन है अवे फ्रॉम द हार्ट, तो ये आर्टरी रहेगी, है ना, पल्मोनरी आर्टरी, लेकिन बहुत ज्यादा उसका थिकनेस रहता है इसलिए उसको एओर्टा बोलते हैं, आर्टरी नहीं बोलते हैं। ठीक है, फिर ये लेफ्ट वेंट्रिकल में से निकल के जो टिश्यूज के पास जा रहा है ब्लड वेसल, ऑफकोर्स बाद में ब्रांच होते जाएगा, लेकिन इमीडिएटली जो वहां से निकला है उसको क्या बोलेंगे? तो हार्ट और टिश्यूज के बीच का सर्कुलेशन है, मतलब सिस्टमिक, है ना, और अवे फ्रॉम द हार्ट जा रहा है इसलिए आर्टरी, लेकिन वो ये थिकनेस बहुत ज्यादा रहता है, डायमीटर, इसलिए उसको एओर्टा बोलते हैं। है ना, इसके थ्रू क्या जाएगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड थ्रू सिस्टमिक एओर्टा टिश्यूज के पास जाता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स से हार्ट के पास किसके थ्रू आएगा? पल्मोनरी। ये पूरा प्रीमाइस सेट है ऑलरेडी। पल्मोनरी मतलब सर्कुलेशन बिटवीन हार्ट एंड लंग्स, है ना, लंग्स और हार्ट के बीच का सर्कुलेशन, इसलिए पल्मोनरी। टूवर्ड्स द हार्ट जा रहा है इसलिए पल्मोनरी वेन, है ना। तो देखो ये वेन है लेकिन इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, प्योर ब्लड है। तो अगर अपन ने ऐसा याद रखा, जैसा अपन ने 10th में बोला था, 10th में अपन ने बोला था कि आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड वेन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऐसा अगर हमने बोला तो हमको क्या करना पड़ता है? फिर हमको वो एक्सेप्शन याद रखना पड़ता है, एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी एंड पल्मोनरी वेन। देखो ये पल्मोनरी आर्टरी है, ये पल्मोनरी आर्टरी है, वो एओर्टा मतलब बड़ा आर्टरी, इसलिए उसको एओर्टा बोलते हैं और कुछ नहीं, आर्टरी है वो। ठीक है, तो ये हार्ट और लंग्स के बीच का सर्कुलेशन है, पर अवे फ्रॉम द हार्ट है इसलिए उसको एओर्टा बोल रहे हैं। पर इसमें रहेगा क्या? क्या रहेगा इसमें? इम्प्योर ब्लड रहेगा इसमें, है ना। तो फिर पल्मोनरी, ऑल आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑल वेन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी एओर्टा एंड पल्मोनरी वेन। ऐसा तुमको याद रखना पड़ेगा अगर तुम वो वाला डेफिनेशन याद रखोगे तो। और इसका रीजन क्या है? इसका रीजन स्वाभाविक है यार, कि लंग्स के पास ऑफकोर्स हार्ट तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही भेजेगा ना, ऑक्सीजनेटेड ब्लड थोड़ी भेजेगा। मतलब वो लंग्स के सेल्स को जो सप्लाई करना है ऑक्सीजन उसके लिए भेजेगा, वो अलग चीज है, वो छोड़ दो, वो वाला छोड़ दो। वो ट्रकिया को और ब्रोंकाई को और इसको ब्रोंक्यूल्स को और लंग के मसल्स को वगैरह जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करना पड़ेगा, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, वो छोड़ो। लेकिन लंग्स का जो फंक्शन है प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड वाला, वो फंक्शन के लिए जो ब्लड उसके पास भेजा जाएगा लंग्स के पास, वो तो ऑफकोर्स इम्प्योर ही भेजा जाएगा। उसका काम ही है यार प्यूरिफाई करना, तो उसके पास तो इम्प्योर ब्लड ही भेजा जाएगा, है ना, समझ में आ रहा है। और फिर लंग्स प्यूरिफाई करके उसको हार्ट के पास भेजेंगे। लेकिन हार्ट और बाकी टिश्यूज के बीच का जो काम है, इवन हार्ट और लंग्स के टिश्यूज, जब हार्ट उसको प्यूरिफिकेशन के लिए नहीं भेज रहा है बल्कि उसके सप्लाई के लिए भेज रहा है, मतलब ट्रकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स के पास जो ब्लड हार्ट भेज रहा है, इवन उसको भी अगर तुम कंपेयर करोगे तो वो भी प्योर ब्लड ही रहेगा, है ना। बाकी पूरे टिश्यूज के पास हार्ट तो प्योर ब्लड भेजेगा और टिश्यूज से इम्प्योर ब्लड लेकर आएगा, इवन लंग्स के टिश्यूज, ठीक है। लेकिन जब लंग्स के पास वो अपने काम के लिए, लंग्स का जो काम ही है, मतलब एल्वियोलाई के पास जब वो ब्लड भेज रहा है हार्ट पल्मोनरी एओर्टा के थ्रू, तब वो उसको ऑक्सीजन सप्लाई करने के लिए नहीं भेज रहा है। तब वो उसको क्यों सप्लाई, तब वो पल्मोनरी एओर्टा जो रहेगा वो ट्रकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स के पास वगैरह नहीं जाएगा,
तब वो सीधा हार्ट में घुस के ब्रांच बनाकर एल्वियोलाई के पास जाएगा। क्यों? खुद प्यूरिफाई होने के लिए। तब वो लंग्स के फंक्शन को करने के लिए जा रहा है ब्लड उसके पास, तो ऑफकोर्स इम्प्योर वाला जाएगा, है ना। तो पल्मोनरी एओर्टा और पल्मोनरी वेन में स्वाभाविक बात है कि भाई एक्सेप्शन तो रहेगा ही, लेकिन अगर अपन उस डेफिनेशन को वैसा याद ही ना रखे, सीधा जो रियल डेफिनेशन है ए फॉर आर्टरी, ए फॉर अवे, और PQRS TUV टूवर्ड्स द हार्ट मतलब वेन, ये याद रखे तो एक्सेप्शन याद रखने का अपने को टेंशन ही नहीं रहता है। ठीक है, तो दिस इज द जनरल स्कीमेटिक एक्सप्लेनेशन ऑफ हार्ट। अभी कल से अपन इसके डिटेलिंग में जाना शुरू करेंगे। गुड बाय।